हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज इकोलॉजी में बढ़िया सिंपल से टॉपिक पढ़ेंगे, हैबिटेट और निश पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हैबिटेट तो बहुत सिंपल है, बट निश से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अपन देख लेते हैं कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आता है। तो चलिए, आज का हमारा जो हेडिंग है बेटा, एक हो जाएगा आपका हैबिटेट, राइट, और एक हो जाएगा बेटा क्या, नीश हो जाएगा। नीश का स्पेलिंग जो है NICHE रहता है बेटा, इसको नीचे नहीं पढ़ना, ठीक है। ये दो चीजें हमको कवर करनी है। तो भाई हैबिटेट क्या है? हैबिटेट के लिए एक सिंपल सा, यदि मैं बेसिक बताऊं कि हैबिटेट एक्चुअल में हम क्या बोल सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं भिलाई में जिस एरिया में रहता हूं उसका अपन एड्रेस ले लेते हैं कि जैसे आशीष नगर स्ट्रीट नंबर 3 में रहता हूं बेटा। तो आशीष नगर स्ट्रीट नंबर 3 जो है वो मेरा एड्रेस है, ठीक है। मगर जैसे मान लो प्लॉट नंबर 116 मेरा घर का नंबर है, तो मेरा जो घर हो जाएगा ना बेटा, दैट इज दी निश। मतलब एक बड़ा एरिया जो है आपका एड्रेस या हैबिटेट हो सकता है, मगर उस बड़े एरिया में जहां पे आप एक्चुअल में रहते हैं बेटा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, निश कहलाएगा। ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं हैबिटेट इज एन एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? हैबिटेट इज एन एड्रेस, ये तुम्हारा क्या है, तो एड्रेस है, राइट, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और निश क्या है बेटा? तो निश तुम्हारे घर का एग्जैक्ट पोजीशन है, तो दैट इज कॉल्ड विजिटिंग कार्ड बोल सकते हैं, जिससे आप अपने घर में आने दे उसको। ठीक है। एंड निश इज द विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग, ये कार्ड है बेटा। ठीक है। विजिटिंग कार्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये एक बेसिक सा हैबिटेट के लिए कंडीशन होगी। ठीक है। तो यहां पे मान लो जैसे कि एक एरिया बना लेते हैं, इसका कुछ नाम रख देंगे। ठीक है। ये बड़ा सा एरिया है, इसका नाम है, मान लो आशीष नगर नाम है। तो आशीष नगर में बहुत सारे घर है बेटा, छोटे छोटे बहुत सारे घर हैं। तो ऐसा छोटा छोटा घर भी बना देते हैं। ठीक है। ये देखो, हाउस नंबर 1 हो गया, हाउस नंबर 2 हो गया, हाउस नंबर 3 हो गया, हाउस नंबर 4 हो गया, हाउस नंबर 5 हो गया, हाउस नंबर 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, इतने सारे घर हैं। अब आपके घर, आपका जो घर है वो ये है मान लो। तो ये जो एंट्री है बेटा, इसको हम बोल देते हैं क्या, विजिटिंग कार्ड। और यही तुम्हारी एंट्री पॉइंट है, तुम्हारा घर का जो लोकेशन है वो तुम्हारा एग्जैक्ट क्या कहलाएगा, निश कहलाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक्चुअल में हमको जो कवर करना है वो निश को ही कवर करना है, हैबिटेट को कवर नहीं करना है। ठीक है। तो निश क्या होता है भाई? इट इज द पोजीशन ऑफ फाइंडिंग एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट। मतलब ये वो पोजीशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पे एक डेफिनेशन बन जाएगा, इट इज द पोजीशन, इट इज द पोजीशन, पोजीशन ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहां पे ज्यादा होगी, फाइंडिंग एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट, इन इट्स हैबिटेट। ठीक है। उनके हैबिट में या उनके हैबिटेट में पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। ठीक है बात। अब यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं बेटा, दो तरह के निश होते हैं, मतलब आपके घर के लोकेशन में दो तरह का कंडीशन आपको मिलेगा। ठीक है। क्या क्या मिलेगा उसको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। ये देखो, निश दो तरह के होते हैं बेटा, एक कहलाता है फंडामेंटल और एक कहलाता है रियलाइज्ड। तो यहाँ पे नोट कर देता हूं, ये तुम्हारा हो गया फंडामेंटल निश कहलाएगा, फंडामेंटल निश। और ये हो जाएगा बेटा रियलाइज्ड। ठीक है। ये कहलाएगा तुम्हारा रियलाइज्ड निश कहलाएगा। फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश में क्या डिफरेंस है? तो मान लो, अब तो ठीक है, चलो
एक घर को बनाते हैं बेटा, एक घर आपका निश है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, ये आपका घर है, ठीक है। ये पूरा एरिया आपका है, यहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। अब देखो, आपके घर में कोई भी अदर कॉम्पिटिटर नहीं है, या आपके निश में कोई अदर कॉम्पिटिटर नहीं है। मतलब आपका ये एरिया यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ किसका है बेटा? आपका है। ये पूरा एरिया सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीसीज का है, एक ही ऑर्गेनिज्म का है। तो इसको हम कहते हैं बेटा फंडामेंटल निश, दैट मीन्स अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। मगर जैसे ही यहाँ पे एक कॉम्पिटिटर आ जाए आपके घर में, जैसे आपका छोटा भाई आ गया, आपकी बहन आ गई, तो क्या होगा? पूरा रूम आपको यूज करने नहीं मिल पाएगा। तो जो एरिया को आप यूज करेंगे वो एरिया को ये भी यूज करेगा। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर आपका जो निश होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि दो लोगों के साथ में शेयरिंग करना होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रियलाइज्ड निश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो फंडामेंटल निश है उसका एक डेफिनेशन सिंपल सा यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या होगा? प्रेजेंस और यूज ऑफ टोटल एरिया, प्रेजेंस और यूज ऑफ टोटल एरिया, ये पूरे एरिया को यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो है नहीं। इन इन अ हैबिटेट, ये अपने हैबिटेट में एक एरिया को क्या कर रहा है बेटा? कवर कर रहा है। इन हैबिटेट बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये यूज होगा। और इसका की पॉइंट क्या है? तो यहां पे नोट कर देंगे, इन द अब्सेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर, ठीक है। यहां पे आपको कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? फंडामेंटल। अच्छा ये बताइए, एरिया क्या है? बड़ा है ना। तो यहां पे क्वेश्चन आएगा, इट शोज मैक्सिमम साइज। ये बड़े साइज को शो करता है बेटा, और उतना ही छोटा साइज हो जाएगा आपका किसका? यहाँ के कॉम्पिटिटर का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम बात करेंगे रियलाइज निश का, तो रियलाइज निश में क्या होगा कंडीशन? चलिए अब बात करते हैं बेटा तुम्हारा रियलाइज्ड का। तो सिंपल सी बात है, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर नोट करना है, बाकी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो द एरिया ऑफ हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द एरिया ऑफ हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की वो एरिया जहां पे कौन प्रेजेंट होगा? इन दी प्रेजेंस ऑफ, इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर बेटा, ठीक है। यहां पे कौन प्रेजेंट होगा? कॉम्पिटिटर प्रेजेंट होगा। और इसको हम क्या कहेंगे? रियलाइज्ड निश कहेंगे। इसकी साइज कैसे होगी? छोटी होगी। इट इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन, ठीक है, ऑलवेज स्मॉलर देन फंडामेंटल निश। फंडामेंटल से हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटर प्रेजेंट होता है। तो एरिया दो भागों में क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है जिसके बेस पे हम रियलाइज्ड और फंडामेंटल को कैटेगराइज कर सकते हैं। याद रखना, यहाँ पे दो तीन की पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, उसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि दो ऑर्गेनिज्म में या दो स्पीसीज में यदि सिमिलैरिटी है, तो उनका जो निश होगा वो ओवरलैप होता है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बात को समझो। मान लो ये एक इकोसिस्टम है इतना बड़ा, इस इकोसिस्टम में दो लोगों का फूड सेम है, या वो सेम एरिया में रहते हैं, तो क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे उतना ज्यादा इनके बीच में सिमिलैरिटी होगी। अब देखो, ये जैसे इतने एक्सटेंड्स को ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये इतना दोनों स्पीसीज में क्या है बेटा? सिमिलैरिटी है, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओवरलैप कहेंगे, ओवरलैप्ड कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे की पॉइंट बनता है जो आपके सी से नेट में आता है बेटा,
सिमिलैरिटी इन हैबिट्स, सिमिलैरिटी इन हैबिट्स, राइट, ऑफ टू स्पीसीज, यदि दो स्पीसीज के बीच में सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, देन देयर निश ओवरलैप, देन देयर निश एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ओवरलैप टू, और कितना करेंगे, जितना ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, दैट मींस लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, लार्ज एक्सटेंट में क्या करेगा, ये सिमिलैरिटी शो करेगा, ठीक है। ये बात हो गई। एक बात और, यदि दो रियलाइज्ड निश की बात हो रही है जो कि कंप्लीट कॉम्पिटिटर है, ठीक है, यदि दो कॉम्पिटिटर के बीच में यदि बात हो रही है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता इन दी वेरी स्टेबल कंडीशन। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि दो कॉम्पिटिटर का नेचर कभी भी सेम नहीं होगा यदि वो इकोसिस्टम स्टेबल हो, ठीक है। तो यहां पे एक स्टार पॉइंट और आ जाएगा, रियलाइज्ड निश, रियलाइज्ड निश of two complete competitor, complete competitor, ठीक है, can never be, can never be same। जो कंप्लीट कॉम्पिटिटर होते हैं उनका रियलाइजनेस कभी भी सेम नहीं हो सकता है, क्यों, यदि वो इकोसिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इन अ वेरी स्टेबल, ठीक है, कंडीशन, स्टेबल कंडीशन में कभी भी सेम नहीं होगा, यदि सेम होगा तो कंडीशन स्टेबल ही कैसे होगी, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। इसी में एक दो पॉइंट और ऐड कर लेंगे, जैसे कि निश ऑफ टू स्पीसीज कैन ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप कर सकता है यदि उनके फूड हैबिट जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहां पे निश ऑफ टू स्पीसीज, राइट, कैन ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप कब करेगा, जब इनमें क्या मिलेगी, सिमिलैरिटी मिलेगी। तो कैन ओवरलैप इफ दे सिमिलर, इनका सिमिलर क्या होगा बेटा, फूड हैबिट होगा, फूड हैबिट्स, ठीक है। एक बात हो गई। एक और बात, ये चारों पॉइंट जो इस पेज में लिख रहा हूं, ये चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ CSIR नेट एंड CG सेट, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग गिव्स द एक्सटेंट ऑफ सिमिलैरिटी, कितना ज्यादा, अच्छा देखो, जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ही ज्यादा उन दोनों में तुमको क्या मिलेगी, सिमिलैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसी पॉइंट को नोट कर देता हूं, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, गिव्स द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट ऑफ व्हाट, सिमिलैरिटी, ठीक है। ये चार पॉइंट आपको की पॉइंट मान के चलना है और इसको अच्छे से याद रखना है ताकि भूले ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है। यहीं पे एक और टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं, एक है बेटा होम रेंज, ठीक है, और एक है आपका टेरिटरी। तो होम रेंज और टेरिटरी की बात कर लेते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये मान लो ये आपका एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में जो ऑर्गेनिज्म है वो रहता है, ठीक है, जहां पे वो अपने फूड के लिए, सर्चिंग के लिए, रूम के लिए, रूमिंग के लिए वो जाता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है वो बहुत सारे एरिया में क्या करता है बेटा, घूमता है, मान लो चलता है यहाँ पे, ये पूरे इस पूरे एरिया में रोमिंग करता है, ठीक है, मतलब इस पूरे एरिया में अपने सर्चिंग फॉर द फूड के लिए यूज करता है, एक बात हो गई। मगर ऐसा एरिया, मतलब होम रेंज के अंदर, अच्छा होम रेंज क्या है, तो अपने फूड के लिए जितने एरिया में वो जाता है वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, होम रेंज कहलाएगा। मगर
इतना एरिया को सेपरेट कर देते हैं। ये रेड कलर में जितना एरिया मैंने आपको मेंशन किया है, ये वो एरिया है जहां पे वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को आने नहीं देगा। तो ये एरिया को हम उसका क्या कहते हैं बेटा, टेरिटरी कहते हैं। तो टेरिटरी छोटा होता है और होम रेंज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे दो कैटेगरी बन गई। तो यहाँ पे देख लो यार डेफिनेशन, द एरिया और रीजन, द एरिया और रीजन, राइट, region where organism rooms, ठीक है, रूम्स या फिर घूम रहे हो तो उसके लिए वंडर भी यूज करते हैं, रूम्स या वंडर इन सर्च ऑफ फूड, सर्च ऑफ फूड, ठीक है, इज कॉल्ड होम रेंज, होम रेंज ऑफ दैट एनिमल, ये उस एनिमल का क्या कहलाएगा, होम रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा जो एरिया है ये क्या है बेटा, होम रेंज है। ठीक है, ये छोटा एरिया क्या है, तो ये कहलाएगा बेटा टेरिटरी कहलाएगा। टेरिटरी क्या है, ऐसा एरिया जहां पे वो किसी को आने ना दे। तो टेरिटरी इज द स्मॉल पार्ट ऑफ होम रेंज, टेरिटरी इज द स्मॉल पार्ट ऑफ होम रेंज। ठीक है, जहां पे, अच्छा होम रेंज किसका, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट, और एनिमल where it does not allow, does not allow, ठीक है, ये किसी को भी अलाउ नहीं करेगा, अलाउ द एंट्री ऑफ अदर स्पीसीज या अदर एनिमल। ठीक है, इस एरिया को हम कह देंगे बेटा टेरिटरी कह देंगे। ठीक है, तो एक हो गया आपका होम रेंज, एक हो गया आपका टेरिटरी की बात होगी। चलिए अब कुछ कुछ बहुत टिपिकल टॉपिक्स आएंगे। टिपिकल टॉपिक या फिर फार्मूला के पहले हमको ना कुछ टर्म्स जानने हैं, जैसे कि रिचनेस क्या होता है, इवननेस क्या होता है, और कौन सा इकोसिस्टम स्टेबल है किस बिहाफ में, रिचनेस और इवननेस के बिहाफ में। ठीक है, तो हेडिंग पुट करते हैं बेटा स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये हमारा हेडिंग रहेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और स्पीसीज डाइवर्सिटी में सबसे पहले हमको देखना है बेटा स्पीसीज का रिचनेस देखना है। ठीक है, स्पीसीज का क्या देखना है अपने को, रिचनेस देखना है। अब देख लो, जब भी हम बात करेंगे रिचनेस का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज जो है कंसिडर होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर होगा नंबर ऑफ स्पीसीज कंसिडर। ठीक है, मतलब जिस इकोसिस्टम में नंबर ज्यादा होगा वही स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे हमारा दो इकोसिस्टम है और ये दो इकोसिस्टम में हम ये मान लेते हैं कि अलग अलग तरह के स्पीसीज रहते हैं। ठीक है, अब यार यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीसीज ए है, मान लो ये ह्यूमन है, ये बी क्या है, कैट है, सी क्या है, डॉग है, और डी क्या है, कोई अलग स्पीसीज ले लो। चार तरह के स्पीसीज रहते हैं। यहाँ पे कौन कौन रहता है, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है। अब आप देख के बताओ, इसका नाम रख देते हैं बेटा इकोसिस्टम वन, इकोसिस्टम वन, और इसका नाम रख देते हैं इकोसिस्टम टू। अब आप देख के बताओ कि कौन से इकोसिस्टम में वैरायटी ऑफ स्पीसीज है। देखो यहाँ पे टोटल 4 स्पीसीज दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे टोटल 5 स्पीसीज दिख रहे हैं। बेटा पॉपुलेशन कितनी है मुझे नहीं पता है, मगर 5 वैरायटी के ऑर्गेनिज्म इको 2 में है और 4 वैरायटी के जो ऑर्गेनिज्म है वो इको 1 में है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि हम क्या कंसिडर करेंगे,
इसके लिए कंसिडर करेंगे स्पीसीज रिचनेस हाई है, स्पीसीज रिचनेस हाई है बेटा, और जहां की स्पीसीज की रिचनेस हाई होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जिनकी रिचनेस कम है तो यहां पे हम बोल देंगे पहला कंडीशन तो आ जाएगा स्पीसीज रिचनेस इसका कम है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये तो बात हो गई तुम्हारे रिचनेस की। दूसरी बात कर लेते हैं बेटा इवननेस, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी आ जाता है स्पीसीज इवननेस, ठीक है। स्पीसीज इवननेस में हम क्या करते हैं, तो इसके लिए भी अपन क्या कर लेंगे, दो इकोसिस्टम बनाते हैं ताकि चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए एक छोटा सा इकोसिस्टम यहाँ पे बना देते हैं, ये ऐसा, ठीक है। इस इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। चलिए भाई दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे P स्पीसीज है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। अब देख लो दोनों इकोसिस्टम में सेम तीन तरह के ही स्पीसीज रहते हैं, मगर इनके नंबर देखो आप, P की पॉपुलेशन 30 है, ठीक है, Q की पॉपुलेशन 30 है और R की पॉपुलेशन 40 है। टोटल पॉपुलेशन इसमें क्या है, 100 है, इसमें भी 100 होना चाहिए तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। मगर यहाँ A की पॉपुलेशन 5 है, B की पॉपुलेशन 10 है और C की पॉपुलेशन 85 है। अब यहाँ पे बताओ कौन से स्पीसीज की इक्वालिटी बराबर है, कौन से इकोसिस्टम में, 30 30 40 इक्वल लग रहा है मुझे। यहाँ देखो सेकेंड नंबर के इकोसिस्टम में, जैसे इसको मान लो 1 और इसको मान लो बेटा 2, तो सेकेंड नंबर के इकोसिस्टम में हमको देखने को मिल रहा है बेटा कि A की पॉपुलेशन तो बहुत कम है। यदि मान लो कोई अर्थक्वेक या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ और हर स्पीसीज में से 5-5 लोग मर भी गए तो A की तो पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। मगर यहाँ PQR में देखो यदि 5-5 की डेथ भी हो जाती है तो इनकी पॉपुलेशन अभी भी मेंटेन्ड है। समझ में आ रही बात, मतलब इवननेस होने से स्टेबिलिटी भी यहाँ पे मैटर करता है। मतलब ये आप देखो इसमें इवननेस ज्यादा है, इवननेस ज्यादा है, मतलब इनमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। इसमें इवननेस कम है बेटा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो स्पीसीज इवननेस जो है वो एक तरह से सेम है दोनों के लिए, इवननेस रिचनेस तुम कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस दोनों में सेम है बट इनका जो इवननेस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे नोट कर रहा हूं स्पीसीज रिच इज सेम इन बोथ, ठीक है, बट देयर, क्या डिफरेंस है दोनों में, बट देयर इवननेस इज वेरिंग, ठीक है, ये वेरी करता है और इससे भी स्टेबिलिटी में क्या पड़ेगा बेटा, फर्क पड़ेगा। तो सिर्फ हमको ना रिचनेस नहीं देखना है, रिचनेस के साथ में हमको इवननेस भी देखना पड़ेगा कि किसमें ये दोनों के कंटेंट ज्यादा है। जहां ज्यादा होगा वहां पे इसके वैल्यू जो है क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिपिकल चीजों में आना पड़ेगा, कुछ फार्मूले हमको पढ़ने हैं, फार्मूला आपको याद करना है। सीधा क्वेश्चन आता है कि सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी के मेजरमेंट के लिए, डाइवर्सिटी के मेजरमेंट के लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो ये क्या है भैया, तो एक तरह का मैथमेटिकल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है। और ये रिप्रेजेंटेशन जो है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए होती है, उसके डाइवर्सिटी के लिए होता है बेटा, ठीक है। डाइवर्सिटी, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहला हमको देखना है बेटा
सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है, नाम ही याद रखना क्योंकि नाम से ही आएगा। इसका नाम है बेटा सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स या सिम्पसन इंडेक्स के नाम से जानते हैं, डिनोटेड बाय डी। तो डी इज इक्वल, ठीक है बेटा, सम ऑफ द एन इंटू एन माइनस वन अपॉन कैपिटल एन, और यहां हो जाएगा कैपिटल एन माइनस वन। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब बोलोगे यार ये फार्मूले में कैपिटल एन स्मॉल एन क्या है, तो बहुत बेसिक है। एन क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है कैपिटल के लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो इसको हम डिनोट करेंगे एन से। और स्मॉल एन क्या है, तो एक एक स्पीसीज की पॉपुलेशन है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इन ईच स्पीसीज। एक एक स्पीसीज में हमको क्या करना है, नंबर देखना है। डी की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक आएगा बेटा, डी की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक आएगा। डी क्या शो करता है, तो डी शो करता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेंडमली पिक्ड मेंबर बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ठीक है, डी डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्पीसीज। अच्छा, दो स्पीसीज है जो रास्ते में चल रहे हैं, मैंने रैंडम उनको उठाया और मैं ये देख रहा हूं कि दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, सेम ह्यूमन है क्या दोनों, तो ऐसा हमको चेक करना है कि उनमें डाइवर्सिटी कितनी। अच्छा, ये सेम है तो उनकी डाइवर्सिटी कम होगी, यदि वो अलग अलग है तो उनकी डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्पीसीज randomly picked member, ठीक है, ये बात जो है वो रैंडमली होना चाहिए, बिलोंग्स टू सेम, ठीक है, बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज कैटेगरी। तो ऐसे यदि ये बिलोंग कर रहा हो सेम में, तो इनकी डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनकी डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो D इज इक्वल 0 आ सकता है, D इज इक्वल 1 आ सकता है। यदि 0 आ रहा है बेटा तो डाइवर्सिटी ज्यादा है, हाई डाइवर्सिटी। ठीक है, अच्छा, डाइवर्सिटी ज्यादा है मतलब ये सेम स्पीसीज नहीं है, ये डिफरेंट स्पीसीज है। ठीक है, 1 आया मतलब डाइवर्सिटी कम, और यहां पे आ जाएगा आपका सेम स्पीसीज आ जाएगा बेटा। ये आपको यहां पे कंक्लूजन देना है। ठीक है, इसी में सेम पॉइंट जो डी की वैल्यू है उसको -1 कर देना है, तो आपका सेकेंड नंबर का इंडेक्स निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी कहेंगे इसको। ठीक है, इसका डिफाइन करने का है बेटा 1 माइनस डी, इसका सिंपल सा फार्मूला है 1 माइनस डी। डी की वैल्यू आपको पहले वाले से निकालना है यहां से, और उसके बाद में ये कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू मेंबर पिक्ड रैंडमली आर फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, ये सेम की जगह हो जाएगा डिफरेंट। इट इज द प्रोबेबिलिटी of two member picked randomly, ठीक है, picked randomly are from different species category in a community or ecosystem। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके लिए कंडीशन। समझ में आ गया, ये दो फॉर्मूले हो गए। एक हो गया बेटा डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, ऊपर में स्मॉल एन के लिए और नीचे में कैपिटल एन के लिए, ये दो लाइंस आपको याद करने हैं।
चले बेटा, दो फॉर्मूले तो हो गए है ना। एक आपका सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स हो गया और एक आपका सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी होगी, दोनों सेम है। एक में डी की वैल्यू निकालना है, एक में 1 माइनस डी की वैल्यू निकालना है। ठीक है। थर्ड नंबर में आपका आता है बेटा शैनॉन वीवर डाइवर्सिटी। ठीक है, ये यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं। डाइवर्सिटी का नाम है बेटा आपका क्या, शैनॉन वीवर डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, चलिए इसका फार्मूले देख लेते हैं पहले। एच डैश इज इक्वल, ठीक है, समेशन में लेके चलेंगे। ये हो जाएगा इनिशियल वैल्यू हो जाएगा आई इज इक्वल 1 माइनस जो पी आई वैल्यू रहेगा इनटू लॉग पी आई। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना है इतने को। इस फार्मूले में एस क्या है बता दे रहा हूं। एस क्या है बेटा, स्पीसीज रिचनेस होती है, स्पीसीज की रिचनेस है ये। ठीक है, पी आई क्या है, तो पी आई जो है वो क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इच स्पीसीज है। रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, ऑफ इच स्पीसीज कहेंगे इसको। ठीक है, जैसे मान लो एक इकोसिस्टम बना लेते हैं छोटा सा। ये एक इकोसिस्टम है, इसमें चार अलग अलग तरह के स्पीसीज रहते हैं। ए रहता है बेटा टोटल 10 में, बी का है आपका 20, सी का है आपका 30 और डी का है आपका 25। यदि मैं रिलेटिव अबंडेंस देखूं पी आई, ठीक है, पी आई की वैल्यू निकालना है मुझे, पी आई फॉर ए निकालना है। तो ए की पॉपुलेशन कितनी है, 10 है, और टोटल पॉपुलेशन इसकी कितनी है बेटा, 85 है। तो 10 अपॉन 85 जो वैल्यू आएगी वो आपका रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगा, मतलब टोटल में ये कितना है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका पी आई निकल जाएगा, लॉग पी आई निकालेंगे और ये फार्मूला बन जाएगा। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप मैथमेटिकल बनाओ, फार्मूला पूछा जा सकता है कि बताओ भाई इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, फोर्थ नंबर में आता है बेटा पाइलाउस। ठीक है, पाइलाउस क्या बोलेंगे, इवननेस इंडेक्स। इवननेस क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स कहते हैं। तो पाइलाउस पी आई इज इक्वल एच डैश अपॉन एच डैश का क्या हो जाएगा बेटा, मैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप तो जानते हो इवननेस में लॉजिक क्या लगता है, नंबर से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है बेटा इवननेस से। जैसे यहाँ पे देख लो पी क्यू आर एस, चार अलग अलग तरह के स्पीसीज रहते हैं। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कैसी है, 10 10 12 और 8, कितना इवन है। मगर यहाँ पे मान लेते हैं डब्लू एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी चार वैरायटी है, मगर इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, 5, इसकी है बेटा 20, इसकी हम मान लेते हैं 2। तो टोटल कितना हो गया, 20 टू 27 हो गया। हमको टोटल कितना करना है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी हमको क्या करना है 40 करना है, तो 27 हो गया, मान लेते हैं इसका हो गया आपका 13। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोर इवननेस दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा बेटा लेस इवननेस। ठीक है, ये हो गई बात। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जैसे हमने पहले ही बात की थी, स्टेबल ये ज्यादा है, ये क्या बेटा लेस स्टेबल में आएगा, इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पाइलाउस इवन इंडेक्स के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे एच डैश और एच डैश जो मैक्स है, ये क्या है बेटा, तो तुम्हारा जो ऑब्जर्व डेटा है, ठीक है, ऑब्जर्व जो भी वैल्यू आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंट में अपॉन जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी उसको लेके चलना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन मैक्सिमम डाइवर्सिटी। ठीक है, यहां पे क्या होगा, मैक्सिमाइज द डाइवर्सिटी इवन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी को बढ़ाना है तो इवननेस को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाएगा टू मैक्सिमाइज
ठीक है, द डाइवर्सिटी, द मैक्सिमाइज द डाइवर्सिटी इवन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के नंबर को क्या करना पड़ेगा आपको, इवन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको देखना है, यहां पे देखिएगा, एक हमको पढ़ना है बेटा जैकार्ड सिमिलैरिटी इंडेक्स पढ़ना है। तो ये तुम्हारा हो गया जैकार्ड्स सिमिलैरिटी इंडेक्स। ठीक है, जैकार्ड सिमिलैरिटी इंडेक्स डिनोटेड बाय जे। यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो कम्युनिटी लेते हैं बेटा, दो कम्युनिटी यहां पे लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं कम्युनिटी ए और इसका नाम रख देते हैं कम्युनिटी बी। दो हमारे पास कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी में स्पीसीज देख लेते हैं कौन कौन रहता है। ठीक है, दोनों में देखो, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे W और यहाँ पे X। अब बताओ मुझे, कम्युनिटी A और B में दो लोग हैं जो कॉमन है। देखो कॉमन में, देखो P बेटा, P कॉमन है, Q कॉमन है, देखो दोनों में है। ठीक है, अनकॉमन में कौन है, यहाँ पे RS अनकॉमन है और यहाँ पे W और X जो है अनकॉमन है। ठीक है, तो इसी से हमको क्या करना है, सिमिलैरिटी इंडेक्स बना करके कंपैरिजन करके देखते हैं। ठीक है, P एंड Q आर कॉमन इन बोथ। ठीक है, कॉमन इन बोथ कम्युनिटी। P और Q जो है वो दोनों कॉमन है कम्युनिटी में। यहां पे हम बात करेंगे R एंड S, आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट, या सिर्फ नोट कर देता हूं प्रेजेंट, R एंड S प्रेजेंट इन कम्युनिटी A। R और S की बात हो रही है, मगर W और X आर प्रेजेंट इन कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी क्या है बेटा, B है। ये A और B की बात हो गई। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई दो कम्युनिटी में कॉमन कौन है और अनकॉमन कौन है, ये नोट कर लिए बेटा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कैसे करते हैं उसको मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले एक और टेबल बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ये ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, इससे हो जाएगा काम अपना। ये लो, चार हमने क्या किया, इक्वल साइज ऑफ बॉक्सेस हमने बना लिए हैं। ठीक है, ये बेटा ए, ये बी और ये सी, ये तीन से हमको काम है। ठीक है, इधर हम ऊपर बात करेंगे कम्युनिटी की, कम्युनिटी ए की बात करेंगे और यहाँ पे हम कम्युनिटी बी की बात करेंगे। ठीक है, अब बताओ, कम्युनिटी ए और बी में दोनों में प्रेजेंट है वो कौन है, तो ए है। दोनों में प्रेजेंट कौन है, ए है। कम्युनिटी ए में प्रेजेंट है बी और कम्युनिटी बी में प्रेजेंट है कौन, सी। ये हमको लेके चलना है। ठीक है, मतलब ये वाला प्रेजेंट है सिर्फ ए में और सी वाला प्रेजेंट है ओनली बी में। ठीक है, तो यहां पे ए क्या है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज कॉमन, कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन है वो ए कहलाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद आता है बी, तो बी क्या है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन, अच्छा बी है तो बी में भी कर सकते हैं इसको, प्रेजेंट इन बी कर देते हैं, चलो प्रेजेंट इन बी एंड absent इन ए। कम्युनिटी बी में प्रेजेंट है और ए में नहीं है, तो सी को क्या कर देंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, प्रेजेंट इन ए एंड absent इन क्या हो जाएगा, बी। सिंपल सी बात है, एक में प्रेजेंट है एक में नहीं है। तो जैकार्ड सिमिलैरिटी इंडेक्स इज इक्वल हो जाएगा बेटा ए अपॉन ए प्लस
बी प्लस सी। ए कितना है, 2 स्पीसीज है, ए बी सी सबकी पॉपुलेशन देखो दो दो है, दो दो है ना, तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल 2 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। इसका आंसर 1/3 आएगा, 1/3 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जैकार्ड सिमिलैरिटी इंडेक्स की बात। ठीक है, सेम इंडेक्स है मगर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, सोरेनसन। तो सोरेनसन की बात करेंगे तो सोरेनसन इंडेक्स डिनोटेड बाय एस, लाइक सोरेनसन, एस इज इक्वल, फार्मूला वही है, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सेम फार्मूला है, बस हमको यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 पुट कर देना है। खत्म हो गया। ऑल दी पैरामीटर्स आर सेम, ऑल दी पैरामीटर्स आर सेम। ठीक है, किसके लिए सेम है, सेम एज अ जैकार्ड सिमिलैरिटी इंडेक्स। ठीक है, बस चेंजेस क्या है, तो ऊपर और नीचे आपको इंटू 2 कर देना है, बाकी चीजें एकदम सेम है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंट कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये सीधे क्वेश्चन आएगा कि सोरेनसन इंडेक्स का फार्मूला क्या है, तो आपको फार्मूला बताना है, कैलकुलेशन करने नहीं आएगा, अभी तक तो आया नहीं है, तो इतना आप अच्छे से बना लीजिए। कुछ क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो चीजें जो है और क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, टेक केयर।